everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज से हम शुरू करें एक नया चैप्टर. As you can see on the screen, acid base chemistry. Acid base chemistry होगा CSI या NET, GSET और PhD एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में इनऑर्गेनिक के पोर्शन में. तो आज के इस वीडियो लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट को. सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एसिड क्या होते हैं, बेसेस क्या होते हैं. हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं, बिटर होते हैं वो बेस होते हैं. अगर लिटमस पेपर को येलो लिटमस पेपर को अगर वो रेड करता है तो वो एसिड होगा. तो ऐसी कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीज़ें हमने पढ़ी थी अबाउट एसिड एंड बेस. लेकिन वो जो डेफिनेशंस थी वो एक्यूरेट नहीं है. कुछ ऐसे बेसिस भी है जो लिटमस पेपर को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे. कुछ ऐसे एसिड भी है जो टेस्ट में खट्टे नहीं है. तो इन सारी लिमिटेशंस की वजह से साइंटिफिक कोई डेफिनेशन है नहीं, साइंटिफिक कोई कॉन्सेप्ट है नहीं जो एसिड और बेस को डिफाइन कर सके. तो 3 साइंटिस्ट थे, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी एंड लुईस. तो इन तीनों ने अपनी अपनी तरीके से रिसर्च करी और एसिड और बेस को एक डेफिनेट यानी कि एक साइंटिफिक तौर पे अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम किस तरीके से कर सके, तो उसके बेसिस पे उन्होंने रिसर्च करा और ये एक कॉन्सेप्ट दिया जिसकी वजह से हम एसिड और बेस को साइंटिफिकली जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस को हम डिफाइन करेंगे 3 कॉन्सेप्ट से, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लोरी एंड लुईस कॉन्सेप्ट. मूव करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर. सबसे पहले तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड आर द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड. यानी कि एसिड का अगर आप एक्वियस सॉल्यूशन बनाओगे, अगर उसे आप सॉल्वेंट के अंदर आयोनाइज करोगे तो एसिड जो सब्सटेंस होंगे वो आपको H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हुए देखने को मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम पानी में आयोनाइज करें तो वो हमें H+ देगा और Cl- देगा. तो जब इनिशियल स्टेज पे पता नहीं था कि HCl क्या है तो उन्होंने आयोनाइजेशन करवाया. जब H+ यानी कि H+ हमें मिला, इट मीन्स कि जो H+ देगा वो यानी कि HCl हमारा क्या होगा, एसिड होगा. सेम वे बेसिस आर द सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्सिल आयन. यानी कि बेसिस ऐसे सब्सटेंस होंगे जो आपको OH- प्रोड्यूस करके देंगे. यानी कि NaOH का अगर आयोनाइजेशन करे तो यहाँ पे Na+ एंड OH- आयोनाइज होंगे. तो अगर OH- मिल रहा है इट मीन्स कि NaOH हमारा क्या होगा, बेस होगा. द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बाय अ बेस, यानी कि एसिड को अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो उसके अंदर हमें बेस डालना पड़ेगा. कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्शन कि हमें मिला H+ एसिड से, OH- बेस से. तो H+ और OH- जो है वो कंबाइन होके हमें मिलेगा पानी यानी कि H2O. ठीक है, तो ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट था. ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो 1923 में ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी के थ्रू दिया गया था और उन्होंने बोला कि एसिड जो होते हैं वो प्रोटॉन डोनर यानी कि H+ क्या करेंगे, डोनेट करेंगे. तो उस स्पीशीज को हम बोलेंगे एसिड. बेस क्या होंगे, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, आर्हेनियस ने क्या बोला था कि बेस ऐसे सब्सटेंस है जो एक्वियस मीडियम में हमें OH- देंगे. यहाँ पे एसिड को तो H+ दे रहे हैं, वो तो सेम ही बोला ब्रॉन्स्टेड लोरी ने कि एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है यानी कि H+ देंगे. लेकिन बेस जो है वो अभी प्रोटॉन डोनर नहीं है. बेस ऐसे सब्सटेंस होंगे जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा. ठीक है, तो अगर हम 2 पानी के मोलिक्यूल को मिक्स करें यानी कि H2O+ H2 अगर हम करें तो H3O+, मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला जो H2O मोलिक्यूल है वो हमें एक H+ दे रहा है. ठीक है, H2O यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो वो एक हाइड्रोजन इस पानी को दे देगा. तो यहाँ पे हो जाएगा H3O+. ठीक है, तो क्योंकि इसने प्रोटॉन दिया यानी कि सेकंड वाले H2O ने प्रोटॉन दिया तो ये वाली स्पीशीज होगी हमारी एसिड. और क्योंकि इसने प्रोटॉन लिया तो ये वाली स्पीशीज पानी की स्पीशीज हो जाएगी हमारी बेस. ठीक है, तो इस तरीके से हमें H3O+ यानी कि एसिड मिलेगा प्लस OH- यानी कि हमें बेस मिलेगा. क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया तो O और H 2 ही बचे, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें बेस मिलेगा, ये हमें एसिड मिलेगा. अगर हम NH3 की बात करें, 2 मोलिक्यूल की बात करें तो एक हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, दे देगा दूसरे NH3 को, तो NH4+ एज ए एसिड मिलेगा
और बेस यानी कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हमें मिलेगी। तो आप कॉमन ये कर सकते हो कि किसी भी सॉल्वेंट को अगर आप ट्वाइस रिएक्शन करवाते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मोलिक्यूल ऑफ NH3, 2 मोलिक्यूल ऑफ HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइजेशन में हमें केटायनिक स्पीशीज मिलेगी तो वो एसिड होगी, और एनायनिक स्पीशीज मिलेगी तो वो हमें बेस होगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर प्रोटॉन डोनेट हो रहा है तो उस स्पीशीज़ को हम बोलेंगे एसिड, अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहा है तो उस स्पीशीज़ को हमें बोलेंगे बेस, क्योंकि बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोंस्टन-क्लूरी कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस, यहाँ से हम आएंगे कि देखिए यहाँ पे इस H2O ने क्या किया, अपना प्रोटॉन दिया। ठीक है, तो प्रोटॉन देने पर ये वाला जो सब्सटेंस है वो क्या बना, एसिड बना। तो इस चीज़ को कॉन्जुगेशन में हम लिखेंगे कि स्पीशीज दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर ओनली इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर्ड प्रोटॉन आर टर्म्ड एज कॉन्जुगेटेड, यानी कि सिर्फ प्रोटॉन की ट्रांसफर से ही एक दूसरे से अलग हो रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखिए अभी हमें पता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड है। NH3 क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो वो बेस है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, एसिड क्या होगा, एसिड क्या करेगा एज ए ब्रोंस्टन-क्लूरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट कि वो अपना प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो अगर यहाँ से अपना प्रोटॉन मैं डोनेट करूँ इस बेस को, और बेस है तो वो क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो क्योंकि इस एसिड ने प्रोटॉन डोनेट करा और NH3 मिला तो एसिड का बनेगा कॉन्जुगेटेड बेस यानी कि Cl-। यहाँ पे H था तो वो H क्या हुआ, NH3 को दे दिया यानी कि डोनेट कर दिया। तो अब इस HCl की जो स्पीशीज बाकी बचेगी Cl-, तो वो होगी कॉन्जुगेटेड बेस ऑफ HCl। ठीक है, यानी कि एसिड। NH3 जो है वो हमारा बेस है और इस NH3 ने क्या किया, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करा। ठीक है, तो NH4+ बिना। तो NH4+ क्या है, तो कॉन्जुगेटेड एसिड है, किसका, NH3 बेस का। ठीक है, तो एसिड का होगा कॉन्जुगेटेड बेस और बेस का होगा कॉन्जुगेटेड एसिड। ठीक है, एसिड का होगा बेस, बेस का होगा एसिड। एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, बेस को। क्यों, क्योंकि बेस जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो वीक बनेगा, और अगर वीक एसिड होगा तो वो उसका कॉन्जुगेटेड जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा आपको याद रखना होगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस जो बनेगा वो वीक बनेगा, अगर एसिड वीक है तो बेस जो बनेगा वो आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मूव करेंगे ल्यूइस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ल्यूइस कॉन्सेप्ट जो है, दिस थियोरी इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, हमने पिछले 2 कॉन्सेप्ट के अंदर क्या देखा, प्रोटॉन की आपले देखी। ठीक है, प्रोटॉन दे रहे हैं, प्रोटॉन ले रहे हैं, या फिर प्रोटॉन दे रहे हैं या फिर OH- प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल आयन के टर्म्स में दोनों कॉन्सेप्ट को पढ़ा। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन। इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि आपके पास जो स्पीशीज के ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उस इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनेशन होगा या फिर एक्सेप्टेंस होगा। ठीक है, तो एसिड ऐसी स्पीशीज है, स्पीशीज हैविंग अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी रखता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता हो, तो वैसा कंपाउंड होगा आपका एसिड। सच स्पीशीज हैव वैकेंट ऑर्बिटल। क्यों वो एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। एसिड के पास खाली ऑर्बिटल्स होगी, उस खाली ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। टू अकोमोडेट 1 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर 1 और मोर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगी वो क्या करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी। तो एसिड ऐसे स्पीशीज होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी। बेस ऐसे स्पीशीज होगी which have tendency to donate electron are called base, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, सच स्पीशीज हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपने देखा होगा नाइट्रोजन के ऊपर हम डॉट से उसे बताते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्सीजन को अगर हम बताएंगे तो उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरीके से डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी अगर 3 वैलेंसी इस तरीके से ऑक्यूपाइड है तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 हम इस तरीके से लोन पेयर दिखाते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये चीज़ देखी होगी। तो जो लोन पेयर होगा
तो लोन पेयर हमें ये इंडिकेट करेगा कि इसके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अनशेयर्ड यानी कि किसी भी दूसरे स्पीशीज के साथ शेयरिंग नहीं हुई है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उस एटम के ऊपर एज इट इज पड़े हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करना चाहता है, ठीक है। Therefore, acid base or neutralization reaction may be termed as donor acceptor reaction or coordinate covalent bond formation reaction as given below. अगर वो बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन को देगा तो किसी भी स्पीशीज को वो देगा तो वो बॉन्ड का फॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉन देने से, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन भी इससे बोली जाती है। फॉर एग्जांपल एसिड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और बेस क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो एसिड और बेस दोनों के बीच में डोनर एक्सेप्टर कंपाउंड जो यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट मिलेगा। एक ने इलेक्ट्रॉन दिए, एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। जो एक्सेप्ट कर रहा है विच इज एसिड और जो डोनेट कर रहा है विच इज बेस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें BF3 के पास जो है वो अपनी एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली होती है, यानी कि BF3 हमारे पास ल्यूइस एसिड होगा और नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन के वजह से वैलेंसी इसकी जो है वो ऑक्यूपाइड है और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाकी बचेंगे एज ए लोन पेयर। तो ये नाइट्रोजन के ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो BF3 के बोरॉन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे और नाइट्रोजन बोरॉन इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिए। क्योंकि बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन लिए विच इज BF3 ल्यूइस एसिड होगा, NH3 ल्यूइस बेस होगा। सेम गोज विथ ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो SN को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे होगी, Fe जो है वो इस Cl- के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और FeCl4 जो है वो स्पीशीज बनेगी। SO3 में भी सेम चीज़ होगी, ऑक्सीजन जो है वो अपने लोन पेयर के साथ यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो SO3 के साथ जुड़ेगा तो SO4-2 जो है वो इस तरीके का आपका कंपाउंड आपको मिलेगा। सेम चीज़ है, बेस जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा और एसिड जो है वो अपनी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ल्यूइस एसिड एंड बेसिस। तो क्लासिफिकेशन जो होते हैं ल्यूइस एसिड के, तो ल्यूइस एसिड हम किसे बोलेंगे, ऑल द केटाइन विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर ल्यूइस एसिड। वो तो हमने देख लिया कि जो भी एसिड होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अभी स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड कौन से होंगे और वीकर ल्यूइस एसिड कौन से होंगे, तो इसका विजुअल रिप्रेजेंट आप देख लीजिए कि जिसकी साइज स्मॉल होगी, जिसके ऊपर चार्ज होगा स्ट्रॉन्गर, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड। फॉर एग्जाम्पल H+ लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस, तो उसकी साइज क्या होगी, स्मॉल होगी। तो स्मॉल केटाइन अगर होगा तो वो होगा हमारा स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड। अगर लार्जर केटाइन होगा, अभी लार्जर केटाइन हम किस तरीके से करते हैं, तो K+, CS+, रुबीडियम प्लस, ठीक है। अगर आप ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो साइज़ क्या बढ़ेगी, एक हम पीरियोडिक टेबल में इस तरीके से जाते हैं, एक हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। अगर इधर से लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो साइज़ क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ऊपर से नीचे हम आएंगे तो साइज़ इंक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर नीचे वाले यहाँ वाले जो आपके एटम होंगे अगर उसके केटाइन प्रेजेंट हो, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सीजियम, रुबीडियम, तो वो लार्ज साइज के केटाइन होंगे और अगर लार्ज साइज के केटाइन हो तो वो वीक ल्यूइस एसिड होंगे, ठीक है। अगर स्मॉल साइज के केटाइन हो तो वो स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड होंगे। ल्यूइस एसिड के अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि हायर चार्ज होगा। चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, साइज कम होगी। केटाइन हैव हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग ल्यूइस एसिड होंगे उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल Fe+3 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन Fe+2, क्योंकि चार्ज +3 जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू +2। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड विच कैन एक्सपांड देयर वैलेंस शेल कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो ल्यूइस एसिड, यानी कि जिसके पास अपनी जो है वो वैकेंट शेल प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल हमने देखा BF3, बोरॉन के पास क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल होगी। एल्यूमिनियम के पास क्या होगी, वैकेंट ऑर्बिटल होगी। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तब आपको इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आप अगर जब प्लेस करोगे तो पता चलेगा कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, टेलुरियम, सल्फर है, SN है, SB है, SI है, सिलिकॉन है, तो इन सभी की जो है वो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी और उस वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है।
तो BF3, AlCl3, गैलियम Cl2, टेलुरियम Br4, SO3, SnCl4 ये सारे भी क्या होंगे, ल्यूइस एसिड होंगे। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहले तो ल्यूइस एसिड जो होंगे वो स्ट्रॉन्गर और वीकर में हम क्लासिफाइड करेंगे। अगर स्मॉल होंगे तो वो स्ट्रॉन्गर होगा, लार्ज होगा तो वो क्या होगा, आपका वीक होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे स्मॉल होगा तो इसका जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा, इतने डिस्टेंस पे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर लार्ज होगा तो यहाँ पे बीच में सेंटर में जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है उसको नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए इतना ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो मतलब कि क्रॉस करना पड़ेगा। तो कम डिस्टेंस से अगर इलेक्ट्रॉन जल्दी अट्रैक्ट हो सकते हैं तो वही स्ट्रॉन्गर ल्यूइस एसिड होगा। क्योंकि यहाँ पे लार्जर केटायन है तो जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियस वीकर तरीके से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा एज कम्पेयर टू स्मॉल केटायन। दैट इज़ वाई यहाँ पे यही चीज़ है कि हायर चार्ज केटायन अगर होगा, यानी कि ज़्यादा चार्ज केटायन का प्रेजेंट होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे Fe+3 जल्दी एक्सेप्ट करेगा देन Fe+2। तो Fe+3 स्ट्रॉन्गर एसिड हुआ देन Fe+2। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आपके पास चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो न्यूट्रल इस तरीके की स्पीशीज़ जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगी तो वो भी ल्यूइस एसिड होंगे। ल्यूइस बेस की अगर हम बात करें, ऑल द एनायन एंड कंपाउंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ल्यूइस बेस। सबसे पहले तो बेस यानी कि नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जनरेट होगा, अगर आपके एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि ऑक्सीजन के पास इस तरीके से लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे। तो जिसके भी पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ल्यूइस बेस होगा। जिसके भी पास नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव एक्स यानी कि हेलोजन, तो नेगेटिव चार्ज होगा NH2-, तो वो सारे क्या होंगे, ल्यूइस बेस होंगे। ठीक है, तो ल्यूइस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समाप्त होता है। एक्सटेंडेड ल्यूइस कॉन्सेप्ट क्या है, तो यहाँ पे ये पूरी थियोरी आप देख लीजिएगा कि जहाँ पे आपको अनसेचुरेटेड स्पीशीज़ यानी कि CO2 या फिर CS2 का अगर आप देखो तो कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड होंगे, ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होंगे। एक डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, दूसरे डबल बॉन्ड के साथ दूसरा ऑक्सीजन। इस तरीके का लीनियर फॉर्मेट होता है CO2 का। ठीक है, CS2 का सेम है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे सल्फर जुड़ जाएगा। तो एक्सटेंडेड लुईस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है हमें कि ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो, यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड लुईस कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अभी ये कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा, यहाँ पे आप देखिए कि CO2 है। ठीक है, अभी कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर हमें पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, यानी कि ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, आप यहाँ पे देख सकते हो, और कार्बन के पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी इस पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज यानी कि ये जो OH- आपके पास स्पीशीज़ है, ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अट्रैक्ट होंगे इस पॉजिटिव चार्ज के पास। ठीक है, यानी कि कार्बन जो है वो हमारा क्या होगा, ल्यूइस एसिड होगा, क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्योंकि कार्बन के पास अब वैकेंट ऑर्बिटल है, C+ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखता है। OH- के पास, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, कार्बन के साथ, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था, तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने बीच में क्या बना देंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इस तरीके से OH जो है वो कार्बन की वैकेंट ऑर्बिटल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ये आपका था एक्सटेंडेड लुईस कॉन्सेप्ट। निकल और अगर हम 4CO की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 3 क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। अगेन चीज़ वही होगी, ऑक्सीजन की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और निकल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और इस तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। तो ये था आपका एक्सटेंडेड लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगी लुईस कॉन्सेप्ट की, तो द लुईस अप्रोच डिस्क्राइब एन एसिड बेस बिहेवियर एज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस और पर्टिकुलर एलिमेंट ग्रुप और आयन। यानी कि
पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो सिर्फ चार्ज और साइज के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो वो एसिड है, नेगेटिवली चार्ज है तो वो बेस है। किसी भी और सॉल्वेंट यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट इन एसिड बेस बिहेवियर। हमने सॉल्वेंट यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्वेंट यानी कि हमने आर्हेनियस में देखा और ब्रॉन्स्टन क्लोरी दोनों में देखा कि अगर आप सॉल्वेंट में उसे आयोनाइज करते हो तो अगर वो प्रोटॉन दे रहा है तो वो एसिड है, हाइड्रोक्सिल दे रहा है तो वो बेस है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा। लेकिन यहाँ पे ल्यूइस कॉन्सेप्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू वर्क करेगा, यानी कि पूरा इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर क्वालिटीज़ के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो वो फ्री है फॉर सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट प्रेजेंट है नहीं है उसके ऊपर ल्यूइस कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो है वो एप्लीकेशन है ल्यूइस एसिड की, यानी कि जो अच्छी बात है ल्यूइस कॉन्सेप्ट की वो हम बोल सकते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है तो वो आप यहाँ पे देखिए कि इट डज नॉट गिव एनी यूनिफॉर्म स्केल ऑफ एसिड और बेस स्ट्रेंथ, यानी कि ये हमें ये नहीं बताएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होंगे तो ल्यूइस एसिड जो है वो स्ट्रांग होगा, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे तो बेस स्ट्रांग होगा, वो चीज़ हमें नहीं बताएगी। जबकि आर्हेनियस और बेस में हमें ये पता लगता है कि अगर ज़्यादा प्रोटॉन डोनेट हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, अगर ज़्यादा OH माइनस हमें मिल रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, अगर ज़्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। तो प्रोटॉन के तौर पे हमें वो चीज़ पता चलती है, लेकिन ल्यूइस कॉन्सेप्ट हमें ये क्लैरिफिकेशन नहीं देगा कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होने पर फिर एक्सेप्ट होने पर एसिड और बेस जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बनता है। वो हमें सिर्फ यही बताती है कि अगर स्मॉल साइज होगा, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के बारे में तो कोई बात ल्यूइस कॉन्सेप्ट में की ही नहीं गई है, तो ये एक लिमिटेशन है। It does not tell us whether salt formation is related to acid base behavior or not, यानी कि whether salt formation is related to acid base की acid base दोनों के बॉन्ड बनने से जो बनेगा आपका कंपाउंड वो सॉल्ट है कि नहीं है वो हमें वो डिफाइन करके नहीं देगा। नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन आर फास्ट बट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इन टर्म ऑफ डोनर एक्सेप्टर एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज स्लो प्रोसेस, यानी कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है वो स्लो फॉर्म होगा। It is very general and includes formation of nickel tetracarbonyl and chromium डाई, यानी कि दो बेंजीन रिंग के बीच में क्रोमियम का एक सैंडविच कंपाउंड होगा as Lewis acid base reaction. However, bonding in these compound is more complex and beyond the scope of Lewis concept, यानी कि Lewis concept के स्कोप से काफ़ी अलग तौर पे यहाँ पे हमने देखा कि निकल टेट्राकार्बोनिल, यहाँ पे हमने देखा निकल टेट्राकार्बोनिल जो है वो एक्सटेंडेड ल्यूइस कॉन्सेप्ट में बताया गया कि निकल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बोनिल के कार्बन के साथ बॉन्ड करके इस तरीके का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे जो दो बेंजीन रिंग है वो भी क्रोमियम के साथ जुड़ के आपको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देगी, लेकिन इन दोनों का जो फॉर्मेशन है वो ल्यूइस कॉन्सेप्ट से भी आगे कुछ और बॉन्ड फॉर्मेशन के जो तरीके हैं उससे बनता है, सिर्फ ल्यूइस कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। तो इतनी कुछ चार जो है वो आपकी लिमिटेशंस है ऑफ ल्यूइस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अभी समरी एक बार हम देख लेंगे कि आज हमने देखा एसिड किसे बोलेंगे और बेस किसे बोलेंगे। तो तीन हमने आर्हेनियस एसिड बेस, ब्रॉन्स्टन क्लोरी एंड ल्यूइस कॉन्सेप्ट को देखा, जहाँ पे हमने कंक्लूजन ये निकाला कि एसिड ऐसी स्पीशीज़ होगी जो प्रोटॉन डोनर होगी और एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। तो अगर प्रोटॉन डोनेट हो रहा है एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है एसिड है। बेस के लिए हमारे पास तीन इंडिकेशन मिले, OH माइनस गिव करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन को डोनर करेगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो डोनेट कर देगा, OH माइनस डोनेट करेगा और प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो इतनी चीज़ों से हम पता लगा सकते हैं कि ये बेस है। तो इन दोनों जो मतलब कि की पॉइंट है इस पूरे लेक्चर का वो यही था कि एसिड और बेस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो अगर आप साइंटिफिक वे में डेफिनेशन देना चाहते हो एसिड की और बेस की तो आपको ये चीज़ बहुत ही ईजीली आप इस चीज़ को बोल सकते हो किसी के भी सामने। अगर आपको वाइवा में पूछा जाए कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है, साइंटिफिक आप उसकी डेफिनेशन बोलिए तो आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, according to Bronston Clory and Lewis concept, acid are the compound which proton donor and acceptor of electrons. Bases are the compound which OH minus giver,
प्रोटॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आपको 5 या 6 मार्क आराम से मिल जाएंगे वाइवा में, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ये जो स्पेसिफिकली सीरीज़, ये जो चैप्टर है उसकी सीरीज़ हमने शुरू करी है नेट और जीसेट के लिए। तो जितना भी एक्सटेंडेड सिलेबस होगा हम सारा जितने भी वीडियो लेक्चर लगेंगे उन सभी में हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट एंड अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। वी विल डेफिनेटली बैक टू ऑन इट। सो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।